और कांग्रेस पार्टी जो आज सड़क पे उतर के जो प्रदर्शन कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं कर रही है, ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए कर रही है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है, हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ बन रही है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन किसने लाया? आईटी रिवॉल्यूशन किसने लाया? राजीव गांधी जी ने लाया। आज तमाम इंडस्ट्री, फैक्ट्री, तमाम रोड, तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मेट्रोज़, रेलवेज़, ट्रैक का एक्सपेंशन, जितनी भी चीज़ें हुई डेवलपमेंट की, तमाम कंस्ट्रक्टिव चीज़ें वे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई। इनके शासनकाल में थ्रू आउट चीज़ों का निजीकरण हुआ है, प्राइवेटेशन की ओर ढकेला जा रहा है। तब जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी तो फिर गवर्नेंस का क्या मतलब रहेगा, फिर सरकार का क्या मतलब रहेगा? आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार के युवा नेता कांग्रेस के नवाब अली खान। नवाब अली खान का परिचय दे दूं कि ये गया में रहते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ शिरघाटी और गुरुआ विधानसभा से पुराना रहा है। जो शिरघाटी पुराना विधानसभा था, वहाँ से कभी जो कैप्टन मोहम्मद शाहजहां साहब कभी विधायक हुआ करते थे। बहुत शोहरत उनकी रही है और बड़े इलाके में उनकी इज़्ज़त रही है। उनके ये पोते हैं। तो चूँकि एक अपने पैतृक तौर पर भी, अपने ख़ानदानी तरीके से भी ये कांग्रेस में जुड़े रहे हैं और आज तक जुड़े हैं इनके परिवार के लोग कांग्रेस से। तो नवाब अली साहब, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। क्या कहेंगे अगर हम आपके दादा साहब जो कैप्टन शाहजहां साहब थे, उनका परिचय कैसे देंगे आप? देखिए, हमारे दादा जो हुए कैप्टन मोहम्मद शाहजहां साहब, वो एक फ्रीडम फाइटर थे एंड वंस अपॉन अ टाइम वो ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन हुआ करते थे। और जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, आज़ादी की लड़ाई के लिए पार्टिसिपेशन करना था, तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा देके आज़ादी की लड़ाई में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उसके बाद फिर वो राजनीति में आए, क्योंकि उनके जो रिश्ते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से बहुत ही अच्छे थे। तो 1957 में वो शिरघाटी विधानसभा से विधायक रहे और उसके बाद फिर 1957 के बाद जो चुनाव हुआ 1962 में, उसमें भी शिरघाटी विधानसभा से वो विधायक रहे। फिर वो गुरुआ विधानसभा से भी विधायक रहे, कैबिनेट में रहे, खादी ग्राम उद्योग कि वो चेयरमैन भी थे। पूरे बिहार और झारखंड बड़ा राज्य था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिस भी ज़ात और धर्म से बिलोंग क्यों ना करें, वो हमारे अपने लोग हैं। तो हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि आपको जन सेवा करना है, हर ज़ात और धर्म के लोगों को मान सम्मान देना है और उनके बेहतरी के लिए स्टेप उठाना है। हम 4 पीढ़ी से कांग्रेसी हैं, तो एक लेगेसी को भी मेंटेन कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों का जो हमारे अंदर खून है, तो कुछ जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो हमारे अंदर है और बाकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे अल्लाह मालिक है। चलिए नवाब अली साहब, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 4 पीढ़ी से आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस बहुत संकट में है। हम आपसे सवाल करेंगे पहले ईडी को लेकर कि अभी जो राहुल गांधी से पूछताछ हुआ, सोनिया गांधी जी से पूछताछ चल रहा है, तो क्या हालात हैं ईडी को लेकर? क्या कहेंगे, अभी क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ये ईडी का, सरकारी एजेंसीज़ का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को परेशान किया गया, हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को परेशान किया गया। राहुल जी से 5 दिन तक उन्होंने पूछताछ की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछताछ की, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिस प्रकार से अभी द्वेष की भावना में राजनीति की जा रही है, इस प्रकार से कभी भी किसी भी रूलिंग पार्टी ने नहीं किया। जैसे कि आपके सवाल हैं, उसका एक छोटा सा जवाब हम दे दे रहे हैं। आज ये कहते हैं, ठीक है, कि कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम इनको बताना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, आजकल के माध्यम से, कि एक ज़माने में भाजपा के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी सांसद हुआ करते थे। हाउस कांग्रेस पार्टी के एमपी से फुल था। वो चाहती तो तमाम सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके उनकी हर जगह से राज्य में सरकार को, एमएलएस को और तमाम जो लीडरान हैं उनको परेशान कर सकती थी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ जो द्वेष में ये मामला हो रहा है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ हुआ, 5 दिनों बुलाया गया, घंटों तक उनसे पूछताछ हुई। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा हैं, उनको बुलाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और हमारे बीजेपी के लीडर्स इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अध्यक्षा जो हमारी कांग्रेस पार्टी की हैं वो एक ओल्ड लेडी हो गई हैं, उनकी एज 70 से अबव है, वो 3-4 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, हेल्थ इश्यूज़ है। इन स्पाइट ऑफ दैट 3 दिनों तक उनको बुलाया गया और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अब ये ईडी जो है कांग्रेस पार्टी को, हमारे राहुल जी को या सोनिया जी को या बाकी रेस्ट ऑफ द जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के या अपोजिशन के और भी जो लीडर्स, उनको परेशान क्यों कर रही है? सबसे पहला सवाल उनसे ही होना चाहिए। अगर ये राहुल जी और सोनिया जी को ये परेशान कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि अभी तक तो इन्होंने कोई प्रूफ ही नहीं दिया है कि किस प्रकार का केस है। केस जो हुआ है, ठीक है, उसमें जो जिनको विक्टिम बनाया जा रहा है उनके ऊपर क्या दोष है। जब ये केस ऑलरेडी 2015 में क्लोज हो गया तो आज ही इस केस को फिर से रीओपन करने की क्या आवश्यकता थी? बिहार में जो आप लोग इसके खिलाफ आंदोलन किया, किस तरह का आंदोलन किया था आप लोग? हम लोगों का देखिए, हम लोगों ने पदयात्रा निकाली, हम लोगों ने पटना गांधी मैदान से लेके ईडी कार्यालय तक पदयात्रा करके ईडी कार्यालय के बाहर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तख्ती बैनर लेके अपनी आवाज़ को बुलंद किया और हम लोगों ने मौजूदा सरकार को और ईडी को एक तरह से सचेत किया कि आप इस तरह की जो वाहियात चीज़ें ना करें। कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे पटना में आपके साथ? पटना में हमारे अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट निकला था और दिल्ली में हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर्स हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट निकला था। ये जो प्रोटेस्ट है, बेसिकली ये जो ईडी का जो मामला आ रहा है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जिसको हम थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहेंगे। आपसे ये बात पूछेंगे कि आखिर इतना हाय तौबा क्यों? आप इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आग बगूला हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम सवाल ही तो पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, जाइए। तो उन्होंने सवाल पूछा, सवाल का जवाब दिया गया। अब उनका ये कहना कि हम हाय तौबा क्यों कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग हाय तौबा नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझकर द्वेष की भावना से हमारे सीनियर लीडर्स को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जो देश का अहम मुद्दा है उसको डाइवर्ट किया जा सके। देखिए, देश का बर्निंग इशू है महंगाई, बेरोज़गारी, ये 2 सबसे बड़ा मुद्दा है। रिसेंटली इन्होंने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया जो हमारे युवा साथी के विपरीत है, अगेंस्ट है। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रदर्शन हुआ, बहुत जगह जो है तो ये कह रहे थे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। वो तो कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है छात्रों। विपक्ष कहीं नहीं भड़का रहा है, आंदोलन छात्रों ने किया क्योंकि छात्रों का नुकसान हो रहा है। विपक्ष कहीं पर इसको लीड नहीं कर रहा था। हम लोग छात्रों के साथ खड़े हुए, उनकी आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि बीइंग ए ऑपोजिशन हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि देश के तमाम अहम मुद्दों को, जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उसको बुलंद किया जाए। हमारी मांग थी कि सरकार इस बातों को गंभीरता से ले। थ्रू आउट इनकी जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान के आवाम को सिर्फ नुकसान हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर मगध यूनिवर्सिटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो हमारे 1 महीने से छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सेशन को लेके, तमाम एजुकेशन सिस्टम को लेके। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि अलायंस में गवर्नमेंट है यहाँ पर, बीजेपी और जेडीयू अलायंस में है, उसके बाद अभी तक इन्होंने यहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। देश के तमाम अहम मुद्दों पे इनकी कोई आवाज़ नहीं है। पहले जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तो महंगाई इनको डाइन लगती थी, आज महंगाई इनको बड़ी अच्छी लग रही है। बेरोज़गारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है, जीएसटी से हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन तकड़ो तबाह हो चुके हैं। इस आंदोलन से क्या होना है, या अगर सरकार ईडी अपना काम कर रही है तो आपको क्या शिकायत है इन बातों से? देखिए, ये सवाल तो जो मौजूदा सरकार है उनसे भी करनी चाहिए, क्योंकि देश के मैक्सिमम स्टेट में भाजपा अलायंस की सरकार है। तो जितने भी करप्शन हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या इसी पार्टी में है जो इनको दिख रहे हैं, और इनके जो बाकी जो स्टेट में जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ कोई स्कैम नहीं हुआ? अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं हम।
व्यापम स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। आज तक उस पे क्या निर्णय लिया गया? उस घोटाले में जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ये ईडी का जो है, जो इस्तेमाल अभी हो रहा है, तो जो अपोजिशन में लीडर है वो कांग्रेस के हों या बाकी किसी भी रीजनल पार्टी में क्यों ना हो, ये लोग तो दोषी पाए जाते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब आप ही बताइए, अगर संजय रावत जी आज शिवसेना को छोड़ के और शिंदे ग्रुप में चले जाते हैं तो वो क्या रहेंगे? इसका मतलब ये है कि जो आदमी भाजपा में नहीं है वो भाजपा में आ गया, और उसके बाद अगर वो कहीं और चला गया तो वो दोषी हो गया। जब इनमें आ गया तो दूध से धुल गया वो। ठीक उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी थे टीएमसी में, जो टीएमसी में थे, वो बंगाल के। टीएमसी से वो मूव कर गए भाजपा में, तो तमाम जो उनके ऊपर आरोप थे वो ख़त्म हो गए। जो भाजपा में जाते हैं वो दूध से धुल जाते हैं, और बाकी जो रीजनल पार्टी में है या कांग्रेस में है वो दोषी है। तो ये तमाम चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी करती है। ये हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ लोग को भी समझना चाहिए, और हिंदुस्तान की आवाम को भी ये मौजूदा सरकार से सवाल करना चाहिए कि ये ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है ये सिर्फ कांग्रेस पे क्यों हो रहा है और बाकी रीजनल पार्टीज़ पे क्यों हो रहा है? आपकी जितने स्टेट में गवर्नमेंट है उस पर क्यों नहीं हो रहा है? आपके जितने लीडर्स जो पाए गए हैं करप्ट, स्कैम में इन्वॉल्व हुए हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझना होगा। और कांग्रेस पार्टी जो आज सड़क पे उतर के जो प्रदर्शन कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं कर रही है, ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए कर रही है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है, हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ बन रही है। और तमाम जो रीजनल पार्टीज़ को जो परेशान किया जा रहा है, कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा, इनको सचेत करना चाहती है कि ऐसे नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है। सुई से लेकर जहाज़ तक जो इस देश में है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। वो तो बताते हैं सब कुछ 7 साल में हुआ, पहले से कुछ नहीं हुआ था। अगर 7 सालों में ये चीज़ अगर हुई होती, ठीक है, तो आज तमाम PSUs का प्राइवेटेशन नहीं हुआ होता। आप जाइए देखिए, आज जितने उस वक्त प्राइवेट बैंक हुआ करते थे उसको सरकारी बैंक इंदिरा गांधी जी ने किया था। किसने लाया? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन किसने लाया? IT रिवॉल्यूशन किसने लाया? राजीव गांधी जी ने लाया। आज तमाम इंडस्ट्री, फैक्ट्री, तमाम रोड, तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मेट्रोज़, रेलवेज़, ट्रैक का एक्सपेंशन, जितनी भी चीज़ें हुई डेवलपमेंट की, ये तमाम कंस्ट्रक्टिव चीज़ें वे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई। इनके शासनकाल में थ्रू आउट चीज़ों का निजीकरण हुआ है, प्राइवेटेशन की ओर ढकेला जा रहा है। तब जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी तो फिर गवर्नेंस का क्या मतलब रहेगा? फिर सरकार का क्या मतलब रहेगा? रेड फोर्ट को प्राइवेटेशन कराने की क्या ज़रूरत थी? रेलवेज़ को प्राइवेटेशन कराने की क्या ज़रूरत थी? तमाम सरकारी संस्थाओं का जिस प्रकार से प्राइवेटेशन हो रहा है, आपने देखा होगा बैंक के कर्मचारी सड़क पर उतर के प्रदर्शन किए। क्यों किया उन्होंने? इसलिए किया ताकि मेरे बैंक का प्राइवेटेशन ना हो। लेकिन अगर हो जाता है तो ये भी क्या करेंगे? ये भी असमर्थ हो जाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इससे हिंदुस्तान की आवाम को ही नुकसान होगा और रोज़गार कटेगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक मजबूत देश है, इसको बचाना होगा। ऐसी स्थिति ना हो जो श्रीलंका की स्थिति हुई। तो जात पात, नफ़रत, भेदभाव, इन सब चीज़ों से हट के देश के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करना होगा। तमाम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करना होगा। अपोजिशन को भी एक साथ लेके चलना होगा, और ज़रूरत पड़े तो देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से भी मशवरा लेना होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।